नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षा ट्यूटोरियल के ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए थे, जैसे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएँ और उनके गुण के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कुछ आंकिक प्रश्न भी आपको हल करवाए थे। आंकिक प्रश्न बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसके बिना फिजिक्स में काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, और उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी बताए थे, आपको स्टार बनाया था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। जैसे अब अगला टॉपिक जो आता है वो है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये वैसे तो दो लाइन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना तो केवल ये आगे के डेरिवेशन, आगे के टॉपिक में हेल्प करेगा, बल्कि केवल वैद्युत द्विध्रुव, ये जो फिजिक्स में क्वांटिटी है ना, वैद्युत द्विध्रुव जो एक राशि है, इसके मापन मात्र से हम आगे बड़ी बड़ी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपको दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो इसके उपयोग बहुत है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर हम लोग जान लेंगे, आगे हम छोटा सा एक और टॉपिक ऐसे जुड़ा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम किसी भी वस्तु का, किसी भी घूर्णन करने वाली वस्तु का द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो हम उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, खैर तो सबसे पहले जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव है क्या। देखिए, आपने आवेशों के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा। मान लीजिए ये एक आवेश है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस बना दिया है, और इस पॉजिटिव चार्ज से एक दूसरा आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आवेश है, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। और आपको मैं बता दूं कि अब आपको इतना समझ में आ गया, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव है तो कितना है, कितना धनावेश है इस पे, या ये ऋणावेश है तो कितना ऋणावेश है। अगर मैं कहूं कि इस पे प्लस का क्यू चार्ज है और इस पे कितना है, माइनस का क्यू चार्ज है, और अब जाहिर सी बात है दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। इस दूरी को हमने क्या किया, और मैंने कल आपको बताया था, आवेश मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, कोई गोलाकार वस्तु है तो हम लोग उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है उसको हमने 2l मान लिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 2l ही क्यों। ठीक है, तो देखिए इसका कोई ऐसा महत्व नहीं है, आप चाहे तो l मान लीजिए, आप चाहे तो r मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जरूरत ये होती है कि अभी आगे डेरिवेशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस लेनी होगी। अगर हम इसे l लेकर चलेंगे तो l का हाफ करेंगे, l/2 हो जाएगा, और कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमारे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसको 2l लेके चल रहे हैं। जब 2l का हाफ करेंगे, जब आप 12 का हाफ करेंगे तो ये कट के वापस l आ जाएगा और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। बाकी कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो बन के आया ना, एक ऐसा सिस्टम बन गया हमारे पास जिसमें दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं, और ये मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यानी अगर आपसे बोला जाएगा तो आप सरल शब्दों में परिभाषाएं दे सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश परिमाण में समान है परंतु विपरीत प्रकृति के हैं। प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। समान परिमाण के मतलब ये भी प्लस, ये प्लस का क्यों है तो ये माइनस का क्यों होगा। ठीक है, अगर ये प्लस का 10 कूलाम है तो ये माइनस का 10 कूलाम ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी तो भी आप उसको द्विध्रुव बोल सकते हैं, और ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं, इसी से जुड़ा एक टॉपिक है छोटा सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखिए, अब ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब क्या है, इसमें ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हम किसी भी द्विध्रुव की बात करते हैं, ये जो वैद्युत द्विध्रुव बना है, अगर ये मान लीजिए रोटेशन करे, सपोज करिए ये द्विध्रुव है और यहाँ पे एक ऐसे हमने एक रेखा खींच दी है और इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है।
ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज अगर रोटेट करती है, घूर्णन गति करती है, तो हम उसके लिए एक भौतिक राशि, एक फिजिकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए वो होता है आघूर्ण। आघूर्ण हर उस वस्तु के पास होता है जो वस्तु किसी भी प्रकार का रोटेशन कर रही है। सपोज अगर मान लीजिए मार्कर पेन है, मैंने यहाँ से एक कील लगा दी इसमें और इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा चारों तरफ हो सकता है, तो अब इसके पास क्या है, एक आघूर्ण आ गया है। तो बस वही चीज है। अगर मान लीजिए द्विध्रुव जो है वो किसी भी अक्ष के परिता, मान लीजिए सेंटर से ही गुजर रही है कोई अक्ष, इसके परिता अगर ये घूर्णन करेगा तो इसके पास एक आघूर्ण आ जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखिए, तो इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कल्पना करते हैं। उसके लिए क्वांटिटी हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कहते हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं किससे, पी से लिखते हैं, स्मॉल पी से, ठीक है। तो स्मॉल पी का जो मान होता है वो क्या होता है, वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, अब चाहे इसका आवेश का परिमाण लीजिए चाहे इसका, दोनों परिमाण तो बराबर है, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि अगर परिमाण बराबर ना होते तो द्विध्रुव बनता ही ना, ठीक है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12, इसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर पाएंगे, आप इसकी परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप बहुत इजी है। देखिए P बराबर Q इंटू 12, ये अगर आपको याद हो गया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12, इसके गुणनफल के बराबर होता है। इसी को देखकर हमने परिभाषा बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है। मैं आपको बताता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। इनफैक्ट जितने भी आप आघूर्ण सुनेंगे ना, सारे आघूर्ण क्या होते हैं, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो सदिश राशि है तो यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा इतना, कि अगर दो राशियों का गुणा करने पर सदिश आ रहा है, सदिश आ रहा है, अगर दो राशियों को गुणा करने पर सदिश आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक राशि सदिश हो, ये भी हो सकता है कि दोनों राशियां सदिश हो और दोनों का क्रॉस गुणनफल किया गया हो, यानी सदिश गुणनफल किया गया हो। तो देखिए, अब आपके मन में जो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और आपको ये पता भी होगा, मैंने चैप्टर शुरू होते ही बताया था, ये है आवेश। आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, यानी ये तो अदिश राशि है। और मैंने 12 है क्या, यहाँ 12 क्या है, 12 दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, बस। अब आप कहेंगे कि देखिए आवेश भी अदिश राशि है और दूरी भी अदिश राशि है, जब दो अदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ सदिश कैसे आ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। समझने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 12 है ना, वो केवल आपको बोला गया है कि वो दूरी है, एक्चुअली में वो दूरी नहीं है, वो क्या है, वो विस्थापन है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा क्योंकि परिभाषा में अक्सर बोला जाता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। आपको ऐसा करने पर यहाँ परिमाण मिलेगा केवल, लेकिन यहाँ पे दिशा की बात हो रही। देखिए ये विस्थापन ऐसे होता है, कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है ना, तो इसकी कोई दिशा भी होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है। तो हमने ये एरो बना दिया, ये एरो किसको बता रहा है, ये एरो P की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए विस्थापन ऐसे होता है, कहते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ना कि पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की डिस्टेंस को। आई नो परिमाण वही आएगा, जितनी दूरी पॉजिटिव टू निगेटिव होगी उतनी ही दूरी निगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन का कॉन्सेप्ट ये कहता है हम इधर से चलना शुरू करेंगे। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 12 है वो क्या है, वो विस्थापन है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 12 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन वाइवा में टीचर लोग पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि ये फॉर्मूला लिख देंगे, कहेंगे यहाँ पे Q, यहाँ Q क्या है, अदिश है, आप बोलोगे 12 भी अदिश है, जब दोनों अदिश है तो ये सदिश कैसे आ गया। टीचर ऐसे ही आपको वाइवा में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए अब आगे बढ़ता हूं। तो द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र, देखिए द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर भी हम लोग दो सब हेडिंग पढ़ेंगे। कैसे,
देखिए पहली हेडिंग जो है वो अक्षीय स्थिति की बात करेंगे, ठीक है। अक्षीय स्थिति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट एन एक्सियल पोजीशन। इसको समझिएगा, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। आइए पहले इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक द्विध्रुव बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक चार्ज है, पहला चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है, ठीक है। हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया पॉजिटिव, इसको हमने मान लिया निगेटिव। देखिए आप पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए जब ये द्विध्रुव बन गया है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 12, इतना आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और दोनों किसी भी द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा की बात हो रही है, किसी भी द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं द्विध्रुव की अक्ष। यानी ये जो सिंगल लाइन खींची है मैंने, ये क्या है, द्विध्रुव की अक्ष है जो दोनों आवेशों को मिला रही है, ठीक है। और द्विध्रुव की अक्ष पे जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। ये क्या है, द्विध्रुव का केंद्र। और आप समझ रहे हैं कि भाई जब मैंने बोल दिया ये दोनों आवेशों का के बीच का मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु का मतलब पूरी डिस्टेंस को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। ये पूरी डिस्टेंस है 12, तो ये आधी कितनी होगी, L, ये आधी कितनी होगी, L। सिंपल है ना, ओके। अब अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, मतलब कि अक्षीय का मतलब होता है अक्ष पर, ठीक है। अक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्ष पर। यहां पे बोल रहे हैं कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इसका मतलब द्विध्रुव की अक्ष को बढ़ाइए जरा। हमने डॉटेड लाइन से द्विध्रुव की अक्ष को बढ़ा दिया है, देखिए द्विध्रुव की अक्ष को हमने बढ़ा दिया। अब हमने इसके अक्ष पर ही हमको एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, एक बाह्य बिंदु लेना है, कहां पे, इसकी अक्ष पर। आपकी इच्छा, आप चाहो यहां ले लो, आप चाहो पॉइंट यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, ठीक है। इसको हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट P है, ठीक। और अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि 11वीं क्लास में आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है मापन एवं मात्रक। जब भी हम मापन करते हैं तो किसी एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मापन करते हैं, हमेशा किसी एक संदर्भ बिंदु है ना, एक किसी स्टैंडर्ड, एक मानक के पक्ष में मापन करते हैं, उसके हिसाब से मापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द्विध्रुव के लिए सारी दूरियां, द्विध्रुव के लिए सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं हम लोग, उसके केंद्र से। तो ये रहा इसका केंद्र, यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने दूरी नाप ली, हमने मान लिया द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बाह्य बिंदु है P, ठीक। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। चलिए तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इतना डायग्राम बन गया है, इसका थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं मैं। हम लोग बोलेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। द्विध्रुव का केंद्र कितना, क्या है, O है, ठीक है। द्विध्रुव का केंद्र O है। द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव की अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, ठीक है। द्विध्रुव की अक्ष पर, ये द्विध्रुव की अक्ष पर ही तो बिंदु है ना P। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बाह्य बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब आप ये बताइए कि इस बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे होंगे, केवल 2। कैसे, पहला वैद्युत क्षेत्र जो है वो -q आवेश उत्पन्न करेगा, दूसरा वैद्युत क्षेत्र जो है वो +q आवेश उत्पन्न करेगा। हमारा काम क्या है, हमको ये काम करना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी धनात्मक आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निकाल लेंगे, उसको हम E1 मान लेंगे। निगेटिव चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसको हम E2 मान लेंगे। और जब हमारा E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको फिर जोड़ने के लिए हम कुछ उपाय करेंगे। बस इतना काम करना है, फिर जोड़ के जो भी आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने मान लिया भैया कितना है, E1 है। तो E1 बराबर, अब वही वाली बात आ गई जो मैं कल यूज कर रहा था, किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ठीक है। लेकिन जब आप q/r² करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, ठीक है। q वो आवेश होता है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यहाँ पे आवेश कितना है, q है। और हाँ, मैंने एक और चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। और जब भी आप सदिश राशि की गणना करते हैं तो आवेशों को बिना चिन्ह के लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आवेशों का चिन्ह केवल ये बताता है कि उस सदिश की दिशा
किधर होगी, बस इतना बताता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि की गणना करते समय हम लोग आवेशों को बिना चिन्ह के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका केवल परिमाण लिया, क्यों लिख लिया। ठीक है, और अब दूरी लिखनी है। दूरी कहाँ से, आवेश से उस बिंदु की दूरी लिखनी है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो अब जरा सोचिए भाई, ये दूरी हमें टोटल, ये डिस्टेंस चाहिए, हमें कितनी दूरी चाहिए, ये आपको पता है टोटल O से P की दूरी कितनी है, R है। और आपको ये भी तो पता है कि ये द्विध्रुव का केंद्र है, पूरी दूरी 12 है, तो ये दूरी कितनी होगी, जस्ट हाफ होगी, 12 का आधा L, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ Q से लेकर O की डिस्टेंस कितनी है, L, और O से लेके R, O से लेके P की डिस्टेंस कितनी है, R, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली डिस्टेंस L प्लस R इज इक्वल टू L प्लस R। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी L प्लस R, और अपॉन में स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, हमने भी स्क्वायर कर दिया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे के लिए। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हमने बोल दिया E2। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के कारण P पर क्षेत्र निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई, है ना। देखिए E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू वो आवेश होता है जिसके कारण क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसका केवल परिमाण लेना है, तो यहाँ माइनस क्यू नहीं लिखूंगा, केवल क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्यू अपॉन में R होती है उस बिंदु जिस पर आपको क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु की आवेश से दूरी। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बिंदु P पर क्षेत्र निकालना है और माइनस क्यू के कारण निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरी डिस्टेंस R है, ये वाली डिस्टेंस L है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे मिलेगी भाई, पूरी डिस्टेंस में से, ये पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस घटा दूंगा तो ये वाली मिल जाएगी, बिल्कुल। तो ये पूरी कितनी है, ये है R, ये है L, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R माइनस L। ठीक है, ये हो जाएगी R माइनस L। ठीक है, ओके। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जरा दिशाओं का गौर कर लीजिए भाई। प्लस क्यू आवेश, मैंने बताया था किसी भी धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बिंदु को आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है और धनात्मक आवेश के कारण दूर की ओर होता है। यानी E1 की दिशा किधर होगी, E1 की दिशा यहाँ कहीं होगी। ये हमने मान लिया, ये डायरेक्शन हो गई हमारा E1 की। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई हमारी E1 की। ठीक, अब इसका जस्ट अपोजिट, माइनस क्यू के कारण जो किसी बिंदु पर तीव्रता होती है वो बिंदु को आवेश से मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश होती है और आवेश की तरफ होती है। सरल रेखा के अनुदिश होगी मतलब या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, लेकिन कह रहा है आवेश की ओर होगी, तो माइनस क्यू आवेश किधर है, इधर है, तो इधर की ओर होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने बना दिया E2, ये हमने बना दिया, यहाँ पे डायरेक्शन हो गई हमारी E2 की। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल दोनों को जोड़ देंगे, P पर कुल क्षेत्र निकल आएगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, E बराबर कैसे मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे हमें वही काम करना है जो मैंने कल न्यूमेरिकल में किया था। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशियां हैं, इसलिए इसको बीजगणित की विधि से नहीं जोड़ेंगे कि 2 + 3 = 5 कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा कि अगर कभी भी ऐसा हो, दो सदिश अपोजिट हो, दो वेक्टर अपोजिट हो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दो वेक्टर अपोजिट हो, तो उनका परिमाण, उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी निकालने का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, तो जरा गौर करिए, E1 E2 में बड़ा छोटा पता करना है। देखिए E1 बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो इसके पास भी है, कैंसिल हो गया, बराबर हो गया। E1 के पास भी क्यों है, इसके पास भी क्यों है, लेकिन देखिए E1 के पास क्या है, बटे में क्या लिखा है, R + L, और यहाँ क्या लिखा है, R - L। अब बताइए R + L बड़ा होगा कि R - L बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि R + L बड़ा होगा और R - L छोटा होगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स करिए, इसका मतलब 1/R + L
क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और 1/r माइनस एल जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो है E2 जो है वो ज्यादा है, E2 ज्यादा है, क्योंकि वैसे भी आप समझ लीजिए अगर कोई भिन्नात्मक संख्या हो उसके हर में जितनी छोटी संख्या लिखी होगी वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। हर में छोटी चीज लिखी है तो वो और बड़ी होगी, तो ये वाली E2 का मान ज्यादा होगा E1 से। तो हम क्या करेंगे, हम परिणामी निकालने के लिए, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, देखिए हमने यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल E इज इक्वल टू बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, ठीक है। करिए जरा, वैल्यू रखनी है दोनों की बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हो गया E इज इक्वल टू, E1 का मान रखिए कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ कितना है, ये है Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो भैया सॉरी पहले E2 का मान रखना है, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। पहले E2 का मान रखना है ना, पहले E2 है, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस E1 का मान रखिए, E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब हमें करना क्या है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये सब कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी, ठीक है। Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर और बीच में लगा है माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व होने से रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर देखिए यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, कितना बनेगा, ये बनेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, ऊपर जरा देखिए एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना बना, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, कॉमन है बाहर आ गया। अब इसका देखिए, इसका स्क्वायर खोलिए, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, तो हो गया r स्क्वायर प्लस b यानी l का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस में 2rl, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे, अब इसको खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉरी प्लस b स्क्वायर यानी l का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो यहाँ माइनस में 2r है, चलिए। और अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि r प्लस एल r माइनस एल का पूरा हम स्क्वायर लगा दें, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे। अब जरा इसी को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, काफी कुछ कटेगा, और देखिए Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl। ध्यान रहे ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन का अंदर गुणा होगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा माइनस में और l स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये पहले से माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा 2rl डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या क्या कटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा, ठीक। अब देखिए थोड़ी जगह कम पड़ गई है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rl मिलके 4rl हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे याद करिए r क्या था, r तो केंद्र से बिंदु की दूरी थी, वो काफी लार्ज हो सकती है इन कंपैरिजन टू 12, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो r का मान है वो बहुत ज्यादा होता है l की तुलना में। l है क्या, द्विध्रुव की अर्ध लंबाई, द्विध्रुव की अर्ध लंबाई, ये हाफ डिस्टेंस, ठीक है। r स्क्वायर, r जो है वो l स्क्वायर से बहुत, r जो है वो l से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई r स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, l की तुलना में, ठीक। अब देखिए मतलब ऐसा रेशियो हो जाएगा कि ये करीब
1 लाख या 10 लाख, तो ये 1, अब कहाँ 10 लाख कहाँ 1, नो कंपैरिजन। ठीक है, तो वही चीज है कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में कोई छोटी संख्या घटा भी देंगे तो लगभग वही संख्या आएगी। आप सपोज करिए आप 10 लाख में से 1 रुपए निकाल दीजिए, कितना बचेगा? जो बचेगा वो अप्रोक्सीमेट 10 लाख के बराबर ही होगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी तो जो आएगा वो लगभग वही संख्या होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर को हम नगण्य मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। चलिए कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ देखिए कितना बचेगा 4RL डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह केवल हम यहाँ रख सकते हैं R स्क्वायर, और इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 4RL डिवाइडेड बाई, ये हो गया R की पावर 4। ठीक, देखिए एक पावर से एक पावर कट जाएगी। ठीक है, कितना बचेगा, फाइनली जो बचेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q इंटू 2L, और 2 बाहर निकाल दिया, अपॉन में R क्यूब। भाई यहाँ 4 पावर थी, R की एक पावर कट गई, 3 पावर बचेगी, और मैंने किया क्या है, Q और 12 को एक साथ ले लिया है और 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये कुछ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये P बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा E, और नीचे मैं लिख दे रहा हूं अक्षीय। अक्षीय से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्थिति के लिए है, फॉर्मूला अक्षीय स्थिति के लिए है। तो E अक्षीय इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये बन जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये बन गया P, 2P अपॉन में R क्यूब। ठीक है, तो ये है अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता। ठीक, अब इसी को अगर आप वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सदिश रूप में, ठीक है, सदिश रूप में आप यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग E अक्षीय के ऊपर भाई वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, E अक्षीय के ऊपर हमने यहाँ पे लगा दिया वेक्टर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे 2 P के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, P के ऊपर हम एक वेक्टर लगा देंगे, अपॉन में ये हो जाएगा R क्यूब। ये हमारा वेक्टर रूप हो गया। क्योंकि आपको पता है, जरा इस पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे अगर E वेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड भी कुछ वेक्टर होगा, और यहाँ पे ना तो R वेक्टर है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर है, केवल वेक्टर है तो क्या E वेक्टर है, इसलिए E भी वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका हो गया पहला वाला डेरिवेशन। इस पे इंपॉर्टेंट जरूर बना लीजिएगा, स्टार बना दे रहा हूं मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है ये। ठीक है, अब चाहे ये वाला आए, चाहे अगला जो टॉपिक है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, चाहे वो आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, कोई मिलेगा जरूर आपको, 2 में से एक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक पढ़ना है निरक्षीय स्थिति। मैंने बोला था 2 में से एक जरूर मिलेगा। ठीक है, और लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स में। देखिए अक्षीय स्थिति का मतलब तो आप समझ गए थे। जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसके लिए अलग से डायग्राम होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पहला चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है। ठीक है, कि अक्ष पर, द्विध्रुव की अक्ष पर जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। ठीक है, अब केंद्र है तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा, या पूरी लंबाई को आधा आधा डिवाइड करेगा, तो 12 का आधा ये हो जाएगा L, ये लंबाई हो जाएगी L, ये लंबाई हो जाएगी L। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, निरक्षीय। अक्षीय का उल्टा होता है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति पे क्या हुआ था, अक्षीय स्थिति पे क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो हमने वाह्य बिंदु P लिया था, जिसपे हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, वो था कहाँ पे, वो द्विध्रुव की अक्ष पर ही तो था, यानी इसी अक्ष पर तो था। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया था, आपको याद होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है, अक्षीय का जस्ट उल्टा होता है निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब आप पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, लेकिन द्विध्रुव की अक्ष पर ना लीजिए, इस रेखा पर नहीं होना चाहिए, इस रेखा पर नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी हो, लेकिन इस अक्ष पे ना हो, उसे बोलते हैं निरक्षीय। ठीक है, अब निरक्षीय में भी एक केस उठता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ किताबों पर लिखा होता है विषुवतीय तल पर। विषुवतीय तल का मतलब होता है कि, पहले इसका मतलब जान लीजिए, विषुवतीय तल का मतलब होता है कि द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। अब द्विध्रुव के केंद्र कहाँ है, ये है। द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे भी रेखा गुजर सकती है, ऐसे रेखा गुजर सकती है, लेकिन कौन सी रेखा लेंगे,
ऐसी रेखा लेनी है जो द्विध्रुव के केंद्र से गुजरे और द्विध्रुव पर लंबवत हो, यानी एक ऐसी रेखा खींचेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो कि द्विध्रुव के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ओके और यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसी रेखा को विषुवतीय रेखा बोलते हैं, या इसी रेखा से अगर कोई एक तल गुजरेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे विषुवतीय तल, ठीक है। यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक कंडीशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए तो अब करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि इस पॉइंट को पहले तो हम सेंटर मान लेते हैं ओ, ठीक है। हमको पता है ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी कितनी, एल के बराबर, भाई टोटल है 2l है तो हाफ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ये भी हाफ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सारी डिस्टेंस, सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, द्विध्रुव के केंद्र से, यानी ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P की केंद्र से दूरी नापेंगे, और केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया ये दूरी है हमारी, जैसे हमने पहले माना था, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब हमें इस पे टोटल कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो भैया कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान रखिए, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें पहले ये ध्यान देना होगा कि यहाँ कुल कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे, यहाँ भी 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे। पहला वैद्युत क्षेत्र प्लस Q उत्पन्न करेगा यहाँ पर, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र माइनस Q उत्पन्न करेगा। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है, यही करना पड़ेगा। पहले प्लस Q के कारण तीव्रता निकालेंगे, माइनस Q के कारण तीव्रता निकालेंगे, और करना क्या है, आखिरी में दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले देखिए, प्लस Q के कारण P पर तीव्रता निकालनी है, तो करना क्या है, आवेश को बिंदु से जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे, डॉटेड लाइन से। अब आपको पता है, ध्यान दीजिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहे हैं दोनों, ठीक है। अगर ये वाली भुजा L है, ये वाली भुजा R है, आधार L है, लंब R है, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। और इसका मान कैसे पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ देखिए, ये लंब L है, ये R है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, प्लस R स्क्वायर। ओके चलिए, तो हम करें क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला वही E, इसको हम E1 मान लेते हैं। प्लस Q के कारण जो क्षेत्र आएगा उसको हम E1 मान लेते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू आवेश रखना होता है Q, और परिमाण रखेंगे तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, Q ही रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया Q, अपॉन में क्या होता है, दूरी। भैया आवेश से बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो हमें करना क्या होगा, हमें अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में R स्क्वायर होता है, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम इसे स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार ये प्लस Q के कारण निकला है ना, आइए इसकी दिशा भी बना लेते हैं। भाई धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो क्षेत्र होता है वो बिंदु को आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, और प्लस Q के कारण है दूर की ओर होगा, यानी कि इसी रेखा के अनुदिश होना था, और ये प्लस Q है तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर होता है, तो ये दूर की ओर होगा। ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E1, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस Q के कारण। तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं E2। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश। यहाँ पे कितना आवेश है, यहाँ आवेश है माइनस Q, ठीक है, लेकिन परिमाण लेना होता है क्योंकि सदिश राशि की गणना कर रहे हैं, तो केवल Q लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखना है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे वही चीज है, अंडर रूट हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसकी दिशा बना लीजिए। ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है वो बिंदु को आवेश से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, और ऋणात्मक आवेश की बात कर रहा हूं तो आवेश की ओर होगी, यानी ये तीव्रता अंदर की ओर होगी, आवेश की ओर होगी, ना कि दूर की ओर, ठीक है। तो इसको मैंने एक रेखा बना दी ऐसे, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, इसको हमने बोल दिया E1, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हो गया E1, सॉरी E1 तो है ये, E2 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये उठेगी आपके सामने कि हमने मान लिया ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और बाइसिमेट्री, ठीक है, बाइसिमेट्री
ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सिमेट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट P है, जो लंब खींचा गया है वो क्या है, वो पूरी लंबाई को आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा बाय ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। अब हमको करना क्या है, हमको देखिए पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अब इनका हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए हमने समांतर चतुर्भुज विधि 11वीं क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज विधि लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग एक तीसरा रास्ता अपनाते हैं जो बहुत सी इजी है। आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेना आता होगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब मैं काम क्या करने जा रहा हूं, हमने क्या किया, E1 को दो भागों में डिवाइड किया, पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। अब जरा एक चीज देखकर बताइए, ये जो द्विध्रुव की अक्ष है और ये जो लंब क्षैतिज घटक है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। और आपको पता है अगर दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटेगी, जैसे पहली रेखा द्विध्रुव की अक्ष, दूसरी रेखा क्षैतिज घटक, और ये तिरछी रेखा काट रही है, तो बनने वाला एकांतर कोण और ये संगत कोण सब बराबर होते हैं। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, सिंपल है ना, ओके। और यही चीज देखिए यहाँ भी हो रही है, ये अक्ष है, ये क्षैतिज घटक है, दोनों समांतर है, ये वाला क्षैतिज घटक और ये अक्ष दोनों समांतर है, एक तिरछी रेखा कट कर रही है इसको, तो क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और हमने E1 को दो भागों में वियोजित किया, एक भाग हमारा ये आया, ये मैं मिटा देता हूं। मैंने E1 को दो भागों में वियोजित किया, दो कंपोनेंट किए, पहला क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे ही हम यहाँ भी कर रहे हैं, E2 को भी हमने दो भागों में वियोजित किया, पहला क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक यानी ये रहा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अब क्या कितना कितना होगा, इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी आप किसी सदिश को दो भागों में वियोजित करिए, इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर है, आपने क्या किया, इसको दो भागों में वियोजित किया, ये और ये। अब देखिए आपको पता है अगर आप ये वेक्टर ए है और ये इधर से कोण बन रहा है थीटा, तो ये वाला जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a cos थीटा, और जिधर से कोण ना बने बचा वाला हिस्सा sin थीटा। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है कंपोनेंट लेने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी भी वेक्टर को आप दो परस्पर लंबवत यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, परस्पर लंबवत का कहने मतलब है कि दोनों घटक आपस में 90 का एंगल बना रहे हो। ठीक है, अगर किसी सदिश को आप दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो वेक्टर जिधर से कोण बनाता है, जिस कंपोनेंट के साथ वेक्टर कोण बना रहा होगा वो वाला हिस्सा कॉस होगा और बचा वाला हिस्सा साइन होगा। वही चीज है E1, देखिए इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, इसी तरह देखिए ये वाला E2 के लिए बात करते हैं। E2 को भी तो हमने दो भागों में तोड़ा है, एक ये वाला घटक, एक ये वाला घटक, तो E2 भी तो इधर से इसी के साथ जो है वो एंगल बना रहा है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से बोलिए, ये हिस्सा हो जाएगा E2 cos थीटा। अब देखिए E1 का घटक E1 cos थीटा और E2 का घटक E2 cos थीटा, दोनों ही तो इसी दिशा में आ रहे हैं, और जब दो घटक एक ही दिशा में हो, दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, तभी आप उसको बीजगणित की विधि से सिंपल जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बीजगणित में 2 + 3 = 5 कर देते हैं, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, भाई E1 का घटक E1 cos थीटा, E2 का घटक E2 cos थीटा, दोनों इसी दिशा में है, तो ये हो गया इनका टोटल कंपोनेंट। ठीक है, हमने जोड़ दिया। लेकिन अब इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था जिधर से एंगल ना बने वो साइन होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट जो नीचे आ रहा है, देखिए E2 को भी हमने दो भागों में तोड़ा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E2 sin थीटा। जरा गौर करिए, E1 E2 बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, E1 E2 बराबर है, और भैया जब E1 E2 बराबर है तो E1 sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा, E2 sin थीटा के। ये देखिए E1 sin थीटा बराबर है E2 sin थीटा के। ये दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि अगर दो वेक्टर हो अपोजिट हो
और उनका परिणामी निकालना हो तो आप करते क्या हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यही बात मैंने पीछे वाले टॉपिक में बोली थी, ठीक है। आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे तो लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, एक्चुअली दोनों बराबर हैं। तो जब दो बराबर वेक्टर हो, अपोजिट हो, उनका परिणामी कितना आता है, शून्य। यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, अपोजिटली डायरेक्टेड है यानी विपरीत दिशा में संरेखित हैं, तो इनका परिणामी कितना आएगा, 0, ठीक है। यानी ये दोनों तो इनका परिणामी 0 आ गया, इनका परिणामी बचा केवल इतना। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए कितनी आसानी से ये काम हो गया। बिंदु P पर कुल क्षेत्र निकालेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। और वही बात है कि आपको पता है कि हम जानते हैं कि भाई क्या है, E1 E2 बराबर है, दोनों परिमाण में तो दोनों बराबर ही है ना, यानी कि मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2, ये हम बोल ही चुके हैं। अब इसी का हम फायदा उठाएंगे। जब E1 E2 दोनों बराबर ही हैं तो E1 की जगह पे E2 या फिर E2 की जगह पे E1 मैं लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगा E1 cos थीटा प्लस इसकी जगह भी लिख दूंगा E1 cos थीटा, ठीक। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E। दो इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो थोड़ा सा काम बचा है, देखिए अब प्रॉब्लम ये आएगी कि cos थीटा कहां से लाएं। अरे भाई ये त्रिभुज दिख रहा है PO, और इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें लगा लीजिए जरा त्रिभुज, इसको कुछ नाम दे दिया जाए, पहले इसको नाम दे देते हैं, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज POA में, POA में क्या लगाएंगे, cos की वैल्यू चाहिए ना, तो cos लगा लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू, भाई cos बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, बचा आधार, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और आधार बटे कर्ण लिखना है हमें, तो आधार मतलब कि L, आधार की लंबाई कितनी L, और कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई ये रही अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, और देखिए मैं लगे हाथ यहाँ क्या कर रहा हूँ, E1 की भी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और E1 की वैल्यू रखिए, E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा ये रहा, ये रख देते हैं L अपॉन में, और देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ऐड कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हमने लिख लिया Q और 2 को L के साथ भेज दिया, Q इंटू 2L हो गया, ठीक है। पहचान ही गए होंगे आप क्या बनेगा। और देखिए ये क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ पे है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ यहाँ पे है, बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो घाते जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलिए अब अगला काम हमारा वही होने वाला है जो हम पहले किए थे, ठीक है, कि इसको नगण्य मानेंगे, ठीक। हम लिखेंगे कि R इज मच ग्रेटर देन L, देयरफॉर R स्क्वायर इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, ठीक है। तो हम L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे, तो लिखेंगे L स्क्वायर को नगण्य मानने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, वही बात है, जब R स्क्वायर बहुत बड़ा है, L स्क्वायर बहुत छोटा है, बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वही संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए Q इंटू 2L मिलके P बन जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन में, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम क्या केवल R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 से 2 पावर कट जाएगी, केवल 3 आएगी, और कितना रिजल्ट निकल के आएगा E, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निरक्षीय, E निरक्षीय इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा P अपॉन में R। और आपने एक चीज गौर करी होगी कि पहले E अक्षीय कितना आया था, E अक्षीय आया था, E अक्षीय बराबर कितना आया था, E अक्षीय आया था आपका 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में r क्यूब। इतना ही तो आया था। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, और इसको पूरा पैक कर दूं और 2 को बाहर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ये क्या बन गया है, निरक्षीय, ई निरक्षीय। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ई अक्षीय यानी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो निरक्षीय की तुलना में जस्ट डबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है क्या है, ई निरक्षीय। तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई निरक्षीय। बॉक्स में क्लोज कर दिया, ठीक। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में खूब पूछता है, ठीक है। ओके, तो आज के सेशन में हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति पर और अक्षीय स्थिति पर, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और मैंने ये भी बताया था कि ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाली डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।